नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर हमारा ये खास डीडी डायलॉग आप सीधे देख रहे हैं मैसूर से, और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तमाम मुद्दों की, अलग अलग गेस्ट हमारे साथ अलग अलग सेशन में पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिलचस्प हो गया है बहुत ज्यादा मुकाबला, क्योंकि लगातार जो मुद्दे अब सामने आ रहे हैं वो विकास से शुरू हुए, लेकिन जब विपक्ष की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से एक नए तरह का शगुफा छोड़ने की कोशिश की गई, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव में मुद्दे अब बिल्कुल एक अलग ही पड़ाव पर पहुंच गए। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं उनका परिचय मैं करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी श्री अरुण सिंह जी नमस्कार मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका। इतने समय से, क्योंकि आप तो कर्नाटक में अब डेरा जमाए हुए हैं, अब नब्ज भी आपने देख ली है, लगातार आप लोगों से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी। शुरुआत में इसी से करूंगी कि फील आ क्या रही है, क्योंकि कांग्रेस तो दावा कर रही है कि बहुमत लेकर वो आ रही है, जेडीएस कह रही है कि इस बार सरकार उनकी बनेगी, लेकिन जो ओपिनियन पोल्स अभी तक आ रहे हैं, सर्वे जो आ रहे हैं, उसमें भी बीजेपी के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं लग रही। आपकी फील क्या है? देखिए, दावा तो सभी करते हैं और जिनको बहुत कम सीट आती है जेडीएस जैसे, वो भी दावा करेंगे, लेकिन दावा के पीछे हकीकत देखना चाहिए। हकीकत क्या है? अभी तक 32 उपचुनाव हुए, उसमें 27 बीजेपी जीती है। ग्राम पंचायत के चुनाव में 48,000 ग्राम पंचायत बीजेपी जीती है। 10 नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, अभी मैं बात कर रहा हूं, उसमें से 9 भारतीय जनता पार्टी जीती है और हमारी 120 सीटें हमारे पास है, कांग्रेस के पास 80 से कम सीटें हैं। ट्रेंड, विनिंग ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, इसलिए चुनाव तो हम ही जीतेंगे और 150 सीट का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करेंगे 150 सीट हम जीतेंगे मोदी जी के नेतृत्व में, येदियुरप्पा जी का यहाँ का प्रदेश का नेतृत्व, बोम्मई जी का नेतृत्व, हम 150 सीट जीतने जा रहे हैं। क्योंकि जीतने का आधार जब मैं कहता हूं तो ग्राउंड लेवल पे काम, भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्राउंड लेवल पे काम की है। पहले बूथ विजय अभियान, विजय संकल्प अभियान, विजय संकल्प यात्रा, जमीन पे जाकर के काम की है, यह जीतने का आधार है। कांग्रेस केवल पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लगी। तीसरा फैक्टर जीतने का आधार है कि जो विकास के काम हुए, कांग्रेस के समय जो सिद्धरमैया थे, तो आज भी वह नहीं बताते हैं कि कांग्रेस के समय काम क्या हुआ। हम विकास के अनवरत जितने भी काम हुए, विकास के एक एक चीजों को बता सकते हैं कि किस प्रकार से कर्नाटक का गौरव बढ़ा है, गरीब कल्याण के लिए काम क्या हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कर्नाटक को विशेष काम मिला है, स्नेह मिला है, पैकेजेस मिले, उसकी भी लंबी कहानी मैं बता सकता हूं। तो काम हमारे समय बहुत अधिक हुआ है, इसीलिए लोग डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार तो हमारी ही बन रही है और बहुत बड़े मार्जिन से बन रही है। पिछले चुनावों में क्रूशियल स्टेट्स जो हैं उन सब में आपको भेजा गया प्रभारी बनाकर भी, अभी राजस्थान भी आपको देखना है, वो भी पार्टी के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्टेट है। तो आप अगर ये फील कर पा रहे हैं कर्नाटक में बैठकर और कर्नाटक के लोगों से मिलकर, तो इस बात के कुछ मायने हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कर्नाटक को ध्यान रखा और जब उस योजनाओं को लेकर के, अचीवमेंट्स को लेकर हमारे कार्यकर्ता घर घर गांव गांव गए विभिन्न अभियानों के माध्यम से, 5,300 करोड़ रुपए अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए देना, पहली वंदे भारत ट्रेन अगर कहीं चली है तो ये मैसूर से ही चली है। 8,000 करोड़ रुपए का जो बंगलोर से मैसूरू का एक्सप्रेस, जो पहले 3 घंटे लगता था, अब 1.5 घंटे में जाते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी किया, उसी समय आए भी बंगलोर से। जो व्हाइट फील्ड का मेट्रो ट्रेन का अभी उद्घाटन किया, 56 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन बन चुकी है। इसके अलावा दूसरी बात, गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, 54 लाख किसानों के अकाउंट खोल करके उनके अकाउंट में हर वर्ष 10,000 रुपए देने का काम हो रहा है। हर वर्ष 6,000 मोदी गवर्नमेंट एंड 4,000 यहाँ की प्रदेश की। नल से जल योजना, कांग्रेस के समय इतने साल शासन किया, लेकिन एक भी
नल से जल की योजना उनकी नहीं थी, घर में टैप वाटर नहीं था। 39 लाख घरों में नल से जल जा चुका है, पहुंच चुका है। आने वाले समय में सब घरों में कर्नाटक के नल से जल 1 साल के अंदर पहुंच जाएगा। 1 करोड़ 13 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, हाईएस्ट। और तो और प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ शौचालय के लिए बहुत सारे, मतलब कर्नाटक के घरों में 40-42 लाख घरों में यह भी योजना लागू है। बहुत काम हुए। प्रदेश सरकार का रायता विद्या निधि, 11 लाख ऐसे किसान के बच्चे हैं जो हमारी बोमई सरकार की योजना के माध्यम से उनको स्कॉलरशिप मिलता है। हर राज्य में बीजेपी ने ये स्लोगन दिया डबल इंजन, और यहां पर भी दे रही है। एक तरीके से विपक्ष का कहना है कि ये धमकी की तरह भी आप जनता के बीच में बता रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बने तब तो डबल इंजन से फायदा होगा, अगर कोई और सरकार जनता चुनती है तो भेदभाव हो सकता है। क्या ये इसको धमकी के तौर पर देखा जाए या इसको प्लस पॉइंट के तौर पर देखा जाए? इसको लेकर कई बार कंफ्यूजन होती है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा इसको गलत ट्विस्टिंग किया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आपने देखा जब कोविड आया, कोविड के दौरान गहलोत जी ने यह काम, जो वेंटिलेटर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजे थे, उसको गोडाउन में रखा था भरतपुर, और उसको इसलिए नहीं चालू किया कि हम अगर इसको वेंटिलेटर्स को चालू करेंगे तो मोदी जी का नाम होगा। वैक्सीन के लिए जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साइंटिस्टों ने वैक्सीन बनाया, इन्होंने कहा कि नहीं ये मोदी वैक्सीन है, हम विदेश से वैक्सीन मंगाएंगे। यह गहलोत ने कहना, कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत ने कहना शुरू किया। अल्टीमेटली मंगा नहीं पाए, और गहलोत हो चाहे सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, वही जो वैक्सीन मोदी जी के नेतृत्व में साइंटिस्टों ने बनाया, वही वैक्सीन लेके अपनी जान बचाने का काम किया। तीसरा, रेमडेसिविर, यह गहलोत जी शोर मचाते रहे कि रेमडेसिविर नहीं है, पता चला कि रेमडेसिविर उन्होंने पंजाब भेज दिए थे। आयुष्मान भारत को वहां लागू नहीं किया। नल से जल की योजना पूरे राजस्थान में लागू कर नहीं रहे। राजस्थान बिल्कुल पीछे चला जा रहा है। तो जब डबल इंजन की सरकार होती है तो वह केंद्र सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश की योजनाओं को तेजी से क्रियान्वयन करती है, और जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में होती है तो हर तरीके से केंद्र सरकार से झगड़ा करने का काम करती है, दोषारोपण का काम करती है। तो डबल इंजन मतलब दोनों जगह अगर भाजपा की सरकार होती है तो विकास की गति तेजी से होता है और प्रदेश का विकास होता है। अरुण जी, अब मैं उस मुद्दे पर आती हूं जिससे मैंने शुरुआत की थी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अभी तक कांग्रेस कर्नाटक में बोलती थी बीजेपी के पास क्या है, हमारे पास खड़गे जी हैं। वो दलित वोट बैंक में भी पूरी तरह से अपना कब्जा करने की बात करती थी कर्नाटक में। कर्नाटक ही वो जगह है जहां पर कि राहुल गांधी का वो भाषण रहा, जहां पर कि उनकी सदस्यता चली गई, और कर्नाटक ही वो जगह है जहां पे कल खड़गे जी के एक बयान को लेकर इतना विवाद छिड़ गया है कि अब ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो चुनाव है अब क्या इसी मुद्दे पर होगा, जो प्रधानमंत्री पर उन्होंने एक टिप्पणी कर दी है। हालांकि उनका कहना था वो विचारधारा की बात कर रहे हैं, उन्होंने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। प्रधानमंत्री जी पे जिस प्रकार से अमर्यादित भाषा का उन्होंने उपयोग किया, पॉइजनस ने क्या क्या बोला, वो तो बोल भी नहीं सकता। ये खड़गे जी की भाषा नहीं है। खड़गे जी तो एक निमित्त मात्र व्यक्ति हैं। यह राय, यह सुझाव, यह इंस्ट्रक्शन यह आदरणीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है, कांग्रेस पार्टी का है। तभी तो सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर बोला था। एक कर्नाटक में जिस प्रकार से अपशब्द का उपयोग किया है, यह मान के चलिए कि कर्नाटक में उनके कांग्रेस के 3 से 4% वोट गए, क्योंकि वह प्रधानमंत्री मोदी जी गांव गरीब किसानों के मसीहा हैं। गरीब उनके ओर देखता है। भारत के लोग, कर्नाटक और भारत के लोगों को मोदी जी के पे गर्व होता है। किस प्रकार से भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, किस प्रकार से हमारे सांस्कृतिक गौरव को प्रतिस्थापित करने का काम किया, और मोदी जी के बारे में इस प्रकार का कहना यह पाप है। क्या राहुल गांधी आपके लिए काम कर रहे हैं? अगर वो सलाह दे रहे हैं खड़गे जी को कि ऐसे बयान दो जिससे कि कांग्रेस की गति दुर्गति में बदल जाती है, तो ये तो ऐसा लग रहा है आपके लिए काम हो रहा है। आप समझे, राहुल गांधी जी के लिए समस्या क्या है कि कोई भी व्यक्ति राहुल गांधी जी को जाके ये नहीं बोल सकता कि ये सही है ये गलत है। सही सच बात बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है राहुल गांधी जी के पास जाए। और जब नेता कोई फीडबैक नहीं लेता तो उसकी जो कार्य योजना होती है, उसकी सोच होती है,
वो इसी प्रकार की होती है। नहीं तो राहुल गांधी जी, आपको मालूम है जिसमें अभी सदस्यता उनकी गई है, वो पेपर फाड़ने वाले राहुल गांधी ही थे कि पेपर फाड़ दिया। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय जो कानून लिया गया कि भाई ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को छोड़ दिया जाए और कुछ ऐसे सेक्शंस के माध्यम से जो क्रिमिनल नेचर के नहीं है उनकी सदस्यता न जाए, तो राहुल गांधी जी बिना सोचे समझे पेपर फाड़ दिया। समस्या है कि राहुल गांधी जी न कोई सोचते हैं, न समझते हैं, न कोई उनके पास विजन है, न उनके पास कोई दृष्टि है। तो जो विजनलेस व्यक्ति हो, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन नहीं मिलता। यही कारण है कि जब जब राहुल गांधी जी किसी राज्य के प्रचार में जाते हैं तो कांग्रेस का वोट गिरता है। आपने राहुल गांधी के प्रचार की बात कही, अभी कर्नाटक के प्रचार में उन्होंने एक स्लोगन दिया, उन्होंने जनता से नारा लगवाया और कहा कि यहां पर सबसे ज्यादा मुद्दा है 40% कमीशन, तो बीजेपी को 40 सीटें भी मत देने देना और उससे ऊपर, उसको इस आंकड़े से बड़ा प्यार है बीजेपी को, इसलिए 40 पर बीजेपी को समेट देना। ये उन्होंने जनता से कहलवाया और यही मुद्दा वो बना रहे हैं आपके खिलाफ। ये 40% वाला फाल्स है, 40% वाला झूठ है, फाल्स है। इसलिए अब झूठे आरोप लगाते हो तो कांग्रेस 40 सीट तक ही सीमित रहेगी। यह कांग्रेस पे अप्लाई होता है। कांग्रेस झूठा आरोप लगाई 40%, तो कांग्रेस ही 40% तक रहेगी या मान के चलेगा, 40 से सीट अधिक उसको नहीं आएगी। दूसरा, राहुल गांधी जी यात्रा में गए थे, रामनगर गए थे और वहां बीजेपुर में गए थे। उनकी यात्रा जाने के बाद दोनों जगह बीजेपी का कारपोरेशन जीता। जहां जहां वो जाते हैं उसके बाद भाजपा जीत जाती है, यह मान के चलिए। उनको जब यात्रा में आए थे तो बड़ी बहुत कहानियां हैं। नारियल दो दिया कि नारियल लो, ऐसे पटको तो नारियल को ऐसे बजाने लगे, उनको मालूम ही नहीं। गमले में पानी डालने के लिए दिया, गमले में भाई ये पौधा है इसमें पानी डालो, तो जिधर जल निकलता उसको इधर पकड़ कर ऐसे पानी डाल रहे हैं। इतना सोशल मीडिया में ट्रोल हुए, राहुल गांधी की क्या बात करना। आपको लगता है ये जो मुद्दा जिसकी अभी आपने बात कही, बीजेपी सही से खुद को डिफेंड नहीं कर पा रही इस आरोप में, क्योंकि कांग्रेस के ही जो नेता है डीके शिव कुमार, वो करप्शन के ही चार्जेस में अगर तिहाड़ जेल में रह चुके हैं, या फिर कि सिद्धारमैया अगर लिंगायत कम्युनिटी के बारे में बोल देते हैं कि सबसे ज्यादा करप्ट लिंगायत सीएम इस वक्त हैं, तो आप लोग क्या सही से डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं या अपनी बात कांग्रेस पर के खिलाफ नहीं रख पा रहे हैं? देखिए, ये सबको मालूम है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की, करप्शन की जननी है, ये सबको मालूम है, इसमें कोई, और सबको मालूम है डीके शिव कुमार की क्या इमेज है, कितना वेल्थ है, क्या है, सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। प्रश्न ये है कि वो झूठा आरोप लगाया 40% का करप्शन की, अगर वो आरोप लगाते हैं तो हम भी उनके फील्ड में जाके खेलना शुरू कर दें क्या? ऐसा नहीं होता राजनीति में। राजनीति में क्या होता है कि आपने क्या काम किया, विकास के लिए क्या काम किया, आगे कर्नाटक के लिए क्या काम करोगे। आज कर्नाटक एफडीआई में नंबर 1 है पूरे देश भर में, इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 है। तो कर्नाटक में जो काम हुआ है उस काम को जनता के बीच में ले जाना चाहिए और आगे बताना चाहिए हम यह काम करेंगे, डबल इंजन की सरकार चाहिए। हम उनके निगेटिव पॉलिटिक्स में अगर घुस जाएंगे तो उसको कर्नाटक की जनता नहीं पसंद करती है। लेट देम डू द नेगेटिव पॉलिटिक्स। कांग्रेस इज डूइंग द नेगेटिव पॉलिटिक्स। उनका काम है कंस्पिरेसी करना, षड्यंत्र करना, झूठे आरोप लगाना। हमको उसमें नहीं जाना है। हमने क्या काम किया वह जनता को बता रहे हैं और आगे क्या काम करेंगे। अरुण जी, जब इतना विकास का और डबल इंजन की बात होती है तो फिर कर्नाटक चुनाव में ये पीएफआई, हिजाब, टीपू सुल्तान और अब तो बजरंगबली भी आ गए हैं कर्नाटक में कि कर्नाटक से ही है बजरंगबली, ये योगी जी ने कह दिया है, तो ये सब क्यों आ जाते हैं फिर चुनाव में? तो बजरंगबली का जन्म हुआ तो आएंगे। यहां पे तो हुआ ही जन्म। देखिए, हम विकास के एजेंडे को चुनाव लड़ते हैं, उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने इस चीज को एक देश में चुनाव लड़ने का एजेंडा सेट किया। लेकिन अगर कोई एपीजमेंट की पॉलिटिक्स करेगा तो एज अ बीइंग रिस्पॉन्सिबल पार्टी हमको भी उसका जवाब देना है, उसको बताना है, जनता के सामने तथ्य ले आना है कि जब सिद्धरमैया मुख्यमंत्री थे, पीएफआई का नेटवर्क पूरे प्रदेश में था, 23 हिंदुओं की हत्या हुई थी, उस समय दंगे होते थे, तो उनको बताना है। हिजाब का इशू के पीछे एसडीपीआई थी, एसडीपीआई के पीछे कांग्रेस था, तो बताना ही बताना है। हमारी सरकार ने पीएफआई पे प्रतिबंध किया, गोहत्या पे प्रतिबंध किया और
दंगे फसाद को भी प्रतिबंध किया, कोई नहीं हो रहा, शांति व्यवस्था है। तो वो जब कहेंगे तो हमको जवाब जरूर देना। और जो 4% मुस्लिमों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उनको जो रिजर्वेशन दिया गया था, देश में कहीं नहीं ऐसा है, केवल थोड़ा सा कांग्रेस में होगा, केरल में होगा तो होगा, उसको असंवैधानिक तरीके से जो 4% मुस्लिम को धर्म के आधार पर छेड़ दिया गया था, जो संविधान नहीं परमिट करता, उसको भी समाप्त करके 2% वकीली का और 2% लिंगायत को देने का काम किया। तो इसके जवाब में तो सिद्धारमैया कह रहे हैं कि उनकी सरकार आते ही 50 से सीधे 75% रिजर्वेशन की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो सत्ता में आ ही नहीं रहे। जब सत्ता में नहीं आओ तो आसमान से तारा भी तोड़ के लिया देंगे, इसे कहने में क्या दिक्कत है? जब थे तो आपने क्यों नहीं किया? वे जब सिद्धरमैया सरकार में थे तो हमने एससी वर्ग का 15 से 17% हमने रिजर्वेशन बढ़ाया। 3% से 7% एसटी वर्ग का रिजर्वेशन कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी की मुंबई सरकार ने किया है। और केवल किया नहीं है, उसका एडवर्टाइजमेंट दिया है। एडवर्टाइजमेंट के बाद प्रमोशन शुरू हो गया। आप भाई सत्ता में थे तो 5 साल आपने क्यों नहीं किया? आप भी तो एससी का रिजर्वेशन बढ़ा सकते थे, एसटी का रिजर्वेशन बढ़ा सकते थे। अब आप कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कांग्रेस देखिए, ये झूठे वादों की सौदागर पार्टी बन चुकी है, झूठे वादों की सौदागर है। और कांग्रेस का गारंटी जो है, वारंटी, वो सब एक्सपायर हो गया। आज कांग्रेस की गारंटी जो है, गारंटी हम करें, ये गारंटी देंगे, ये गारंटी देंगे, ये गारंटी देंगे, वो गारंटी के आगे 420 लिखा है पूरे देश भर में। गारंटी 420, मतलब कभी पूरा होने वाला नहीं है। लोग विश्वास नहीं कर रहे। नहीं तो ये जो प्रधानमंत्री ने जिसकी आप बात कर रहे हैं गारंटी की, उसको उन्होंने कल रेवड़ी बोला। ये जो रेवड़ी कल्चर है, इसका तो जिक्र आम आदमी पार्टी के लिए किया जाता था, लेकिन अब राहुल गांधी तो कह रहे हैं महिलाओं को ये फ्री देंगे, क्या क्या फ्री देंगे, बस पास फ्री देंगे। तो इतनी सारी फ्रीबीज जो हैं, अगर कांग्रेस भी अब उस रास्ते पर चल रही है तो क्या आपको नहीं लगता कि वो कहीं क्लिक तो करता है जनता में इशू? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाहूंगा कि आप राजस्थान में राहुल गांधी जी 1 से ले 1, 2, 3, 4, 5 से 10 की गिनती कहे थे कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही जो युवा हैं उनको बेरोजगारी भत्ता हम देंगे 3,500 रुपए। आज तक राजस्थान में 4.5 साल से ऊपर हो गया, एक युवाओं को रोज भत्ता नहीं दिया और 16 बार पेपर लीक हुआ। तीसरा, उन्होंने कहा था कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, 9 बार दाम बढ़ा दिया। ऐसे उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी वादा किया था, आज तक पूरा नहीं किया। ऐसे उन्होंने हिमाचल में किया था, आज तक वादा पूरा नहीं किया। अब लोग जनता जान चुकी है कि ये वादे झूठे करते, इसलिए इसी प्रकार का प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में जाकर वादा किया था और कांग्रेस की 1 सीट आई, हार गई। इसी प्रकार का वादा उन्होंने गोवा में किया, मणिपुर में किया, उत्तराखंड में किया, झूठा वादा किया। जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। जान चुकी है कि कांग्रेस के वादा मतलब यह 420 का वादा है और वही कर्नाटक की जनता भी करने जा रही है। कर्नाटक का वादा मतलब 420 का वादा है, इसलिए इनके वादे पे नहीं आना है। और एक क्रेडिबल सरकार, जो विकास के प्रति समर्पित सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार फिर से भाजपा यहां बनाने जा रही है। अरुण जी, ये डबल इंजन जब कर्नाटक में बात होती है तो लोग कहते हैं कि सरकार तो यहां थी लेकिन रिमोट कंट्रोल तो दिल्ली में था इसका। तो ऐसा है क्या कि सारे डिसीजन के लिए बॉम्बई जी को एक फोन घुमाना पड़ता था कि पहले बताइए करना है या नहीं करना है, तब जाके सैंक्शन मिलता था? डबल इंजन की सरकार का मतलब मैं समझाता हूं। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 मोदी जी देते हैं तो 4,000 स्टेट की गवर्नमेंट भी उसके अंदर जोड़ती है। यह होता डबल इंजन। डबल इंजन का होता है कि सेंट्रल अगर फंड एलोकेट करता है जल जीवन मिशन के माध्यम से, तो प्रदेश सरकार अपना शेयर उसमें लगा करके 39 लाख घरों में पानी नहीं, लेकिन रिमोट कंट्रोल दिल्ली में था क्या सरकार का? क्योंकि कांग्रेस तो इसी पर ही खेल रही है इस बार चुनाव। देखिए कि दिल्ली से फैसले होते थे, यहां पर तो स्टैंप में सरकार चल रही है। ना, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के में कलेक्टिव लीडरशिप होता है के आधार पर काम करती है, सामूहिकता के आधार पर निर्णय लेकर काम करती है। इवन जब रिजर्वेशन भी बढ़ाने का काम किया तो पहले हमारी बीजेपी की कोर कमेटी ने किया, फिर कैबिनेट ने निर्णय लिया सामूहिक रूप से, फिर जाकर के असेंबली के अंदर एससी और एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाया। हमारे यहाँ क्या कलेक्टिव लीडरशिप, हमारे यहाँ विचार विमर्श होता है,
हमारे यहां कोई डायरेक्शन पे काम नहीं होता। यह कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत है कि अगर राहुल गांधी जी सोनिया गांधी से मिलना होगा तो मुख्यमंत्री को भी 8 महीना लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, फिर मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं है। हमारे यहां तो कोई सलाह लेना हो, राय लेना हो, किसी को मुख्यमंत्री को चाहिए तो अगर चाहे 1 हफ्ते के अंदर समय मांगे तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको समय मिल जाता है, सब मिलकर डिस्कस करते हैं। टिकटों का जो इस बार वितरण हुआ उसको लेकर के खबरें ये निकल के आई आपकी कोर कमेटी से कि येदियुरप्पा जी बहुत नाराज थे। हाँ, और टिकटों को लेकर उन्होंने काफी ज्यादा अपनी आवाज रखने की कोशिश की। सब ठीक ठाक है? देखिए ये पता नहीं किसने फैलाया। येदियुरप्पा जी जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष बॉडी या संस्था वो है पार्लियामेंट्री बोर्ड, वह पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, बीजेपी के चुनाव समिति के, केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर हैं, वो जो चाहेंगे तो होगा। इसलिए ऐसी ये सब गलत अफवाह है। येदियुरप्पा जी पूरी तरीके से रोज 3 से 4 रैलियां कर रहे हैं और मैं बताऊं येदियुरप्पा जी जैसा वह पूरे कर्नाटक के टॉलेस्ट लीडर हैं, सभी पार्टियों के टॉलेस्ट लीडर, और सबसे अधिक कर्नाटक का पॉपुलर कोई नेता है तो BS येदियुरप्पा जी हैं। टिकटों में आपको लगता है कि ये जो बी यानी ब्राह्मण, लिंगायत, वोकलिंगा, इस स्लोगन के तहत इस बार टिकटों को लेकर के बात हुई है? क्योंकि 2 कम्युनिटीज पर सबसे ज्यादा जोर रहा है। नहीं, सबसे अधिक टिकट दिया गया लिंगायत को। हाँ। और उकलिगा भी है, कुरबा भी है, SC वर्ग, ST वर्ग, सबको टिकट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का टिकट का देखेंगे तो उसमें पूरा समग्रता दिखेगी। SC लेफ्ट भी है, राइट भी है, भोवी भी है, सब कास्ट को उसमें। तो ये जो जगदीश शेट्टार गए छोड़कर, उन्होंने कहा लिंगायत को आप लोगों ने साथ में नहीं रखा, बहुत नाराजगी दिखाई दी, उनके साथ में 10 और लोग चले गए, तो उनके जाने से कुछ प्रभाव दिख रहा है? और उन्होंने जो आरोप लगाए उनमें कुछ प्रभाव दिख रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि है। कार्यकर्ता के बाद फिर सामाजिक इक्वेशंस देखने के काम करते हैं कि सामाजिक संतुलन बनाया जाए, लेकिन कोई जातियों के आधार पर बीजेपी टिकट नहीं देती। कार्यकर्ता पार्टी के प्रति जीतने वाला इक्वेशंस वह देखते हैं और बाकी सामाजिक संतुलन के सबको समाहित किया जाए यह करते हैं। अब जगदीश शेट्टर जी मान लीजिए कि मुख्यमंत्री थे, विधानसभा क्यों लड़ना चाहते हो भाई आप? फिर वहां पे एक प्रदेश का महामंत्री भी टिकट मांग रहे हैं, वो भी लिंगायत तो वनिजगत समाज से ही है। आपको राज्यसभा ऑफर किया गया कि आप आओ, मुख्यमंत्री रह चुके हो तो वहां करिए, नहीं वो भी नहीं, हमको तो विधानसभा ही लड़नी है। पार्टी में से थोड़ी होता है। पार्टी में ये बड़े नेताओं को खुद इस बात को चिंता करनी चाहिए कि नई जनरेशन को आगे बढ़ाएं, जो 20 साल 25 साल कर्नाटक की राजनीति में उसका प्रभाव रहे, विजनरी लीडरशिप, नए लोगों को बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ 72 नए लोगों को टिकट दिया गया। 25 साल के बाद के कर्नाटक की जो पीएम ने बात कही है, जब उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, ये एक नई बात दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आगे का रास्ता अब तय कर रही है आने वाले चुनावों में, और राज्यों के लिए भी टिकट देने के बाद युवाओं को आगे लाना और साथ में अगले 25 साल के बारे में सोचना। तो क्या अब हम ये माने कि पार्टी की ये अब नई पॉलिसी के तहत होगा, बाकी राज्यों में भी ये चीज दिखाई देगी? कोई भी जिम्मेदार राजनीतिक दल जो होता है उसको हमेशा 20-25 साल के आगे के विकास की योजना के बारे में, विकास का रोड मैप के बारे में सोच करके आगे काम करना चाहिए। और जब 20-25 साल आगे के रोड मैप के बारे में आप सोचते हैं, किस प्रकार से एसेट क्रिएट करेंगे, किस प्रकार से स्टेट को आगे बढ़ाएंगे, तो उस सोच के लिए जो नेतृत्व का तैयार करना है, उस नेतृत्व को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नेतृत्व तैयार करें जो 20-25 साल के रोड मैप को लेकर के, वह विजनरी एक लीडरशिप को लेकर के, युवाओं को बढ़ा करके वह इस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। परिवारवाद क्या कर्नाटक में कोई मुद्दा है? क्योंकि परिवारवाद तो फिर हर पार्टी में दिखाई दे रहा है। अगर हम जेडीएस की बात करें, उनसे शुरू हुआ, कांग्रेस की बात करें, वहां पर भी दिखाई दे रहा है, और आपकी पार्टी भी उससे अछूती नहीं है। तो परिवारवाद मुद्दा है? हमारी पार्टी में परिवारवाद कहां है? जेडीएस में तो परिवारवाद है, 3 जनरेशन के लोग एक ही साथ हैं, सब चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पार्टी में कोई फादर और सन, बाप बेटा कोई एक साथ एमएलए का चुनाव नहीं लड़ रहा है, एक जगह भी नहीं लड़ रहा है बाप बेटा चुनाव, एक जगह भी। और कांग्रेस के 10 ऐसे कंस्टिट्यूएंसी हैं जहां पे एक कंस्टिट्यूएंसी फादर
पिताजी और दूसरे कंस्टिट्यूंसी पुत्र, दोनों लड़ रहे हैं। 10 कंस्टिट्यूंसी ऐसी हैं, पिताजी पुत्र लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ एक भी कंस्टिट्यूंसी ऐसी नहीं है जब पिता पुत्र चुनाव लड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ डायनेस्टी का है। डायनेस्टी कहीं देखना हो तो कांग्रेस में देखिए। हाँ, हमारे यहाँ अगर कार्यकर्ता लंबे समय मेहनत करता है, संगठन का काम करता है, तो चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई बार नहीं है। और पार्टी को चलाने वाला हमारा एक परिवार नहीं है। कांग्रेस में तो गांधी परिवार चलाता है, यहाँ देवगौड़ा परिवार चलाता है, उधर मुलायम सिंह जी का यादव परिवार चलाता है। हमारे यहाँ तो किसान का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, टीचर का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, और तो और हमारी पार्टी में चाय बेचने वाले वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ये भाजपा में ही संभव है। अरुण जी, जब पार्टी इतनी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, अभी मैं देख रही थी कि प्रधानमंत्री की 22 चुनावी रैलियां, ताबड़तोड़ रैलियां हैं, तो एक बार फिर से जो बात खड़गे जी ने कही और वो बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं हर इंटरव्यू में आकर, कि जहां पर भी देखो म्यूनिसिपैलिटी चुनाव से लेकर के विधानसभा से लेकर लोकसभा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही आप डिपेंडेंट है पूरी तरह। नहीं, खड़गे जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कभी भी किसी राज्य के बाई इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा का बाई इलेक्शन हो, स्थानीय निकाय के चुनाव हो, कभी भी प्रधानमंत्री जी कैंपेनिंग नहीं करते। और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं। अगर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो वो कैंपेनिंग करेंगे, तो खड़गे जी को या कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वोट बढ़ाने वाले तो ले आओ ना। उनकी समस्या है कि उनके पास नेतृत्व नहीं है, तो सोचते हैं कि मोदी जी आके प्रचार क्यों करें। अरे कर्नाटक के लिए इतना काम किया, कर्नाटक के लोग इतना स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, और मोदी जी का भी इतना कर्नाटक के प्रति स्नेह है, तो क्यों नहीं आके प्रचार करेंगे भाई? आपको दिक्कत क्या है? उनको इस बात का डर है कि जैसे लोकसभा में आदरणीय मोदी जी गए, वो प्रचार किए तो खड़गे जी लोकसभा हार गए। उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जब विकास की योजना को लेकर कर्नाटक में प्रचार करेंगे तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। डीके शिव कुमार कह रहे हैं लाइन लगाकर बीजेपी के नेता खड़े हैं कांग्रेस में आने के लिए, लेकिन हमारे पास अब वैकेंसी नहीं है। ठीक है, उनको कहने दीजिए इस बात, क्योंकि इसका मतलब उनके पास नेतृत्व नहीं है, उनके पास कैंडिडेट नहीं है, तभी तो ऐसी बात है। उनके पास बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारी सीटें हारने वाले थे, तो इसलिए उनको दिखता है कि जो आए उसको ले ले। ऐसा भाजपा में तो नहीं। भाजपा में जीत दिख रही है लोगों के पास। एक एक कंस्टिट्यूंसी में 3-3, 4-4 लोग टिकट मांगने वाले थे, 5-5 टिकट मांगने वाले थे। उनके यहाँ सीटों पे लोग थे ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। अरुण जी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये क्या फाइनल हो चुका है? जो पहले येदियुरप्पा जी ने काम किया मुख्यमंत्री रहते हुए, अभी बोम्मई जी ने जो काम किया है, उस काम को लेकर के जनता के बीच में हम जा रहे हैं। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बोम्मई जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरी कैंपेन का काम हो रहा है, और केंद्र सरकार के द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो अभी कर्नाटक के लिए उसको भी लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। बाकी चीजें जो हमारे निर्णय केंद्रीय नेतृत्व और ये लोग मिलकर के निर्णय लेंगे। मतलब वो बनेंगे या नहीं बनेंगे अभी भी सवालिया निशान ही है इस पर? नहीं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तो विधायक तय करते हैं ना, लेकिन इतना जरूर है कि बोम्मई जी एक कॉमन मैन छवि है, और उनका जो काम किया है किसानों के लिए, गरीबों के लिए और कर्नाटक के गौरव को बढ़ाने के लिए, वह अद्भुत काम किया है। उनके काम को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, और हमको सफलता प्राप्त होगी। आपको लगता है कि बोम्मई जी ही वो शख्स हैं जिनकी वजह से ये आरोप भी झेलने पड़ रहे हैं बीजेपी को, जो कभी झेलने नहीं पड़े थे? आरोप तो कांग्रेस लगाती रहेगी। कांग्रेस कोई पहली बार आरोप थोड़ी लगा रही, हर राज्य में लगाती है। बेसलेस आरोप हर राज्य में हारती है। कांग्रेस कभी भी विकास के एजेंडा को लेकर के चुनाव में नहीं लड़ती। कांग्रेस का आप समझिए चुनाव कैसे लड़ती है। एक तो झूठे आरोप, फिर उसके बाद चुनाव के अंदर अमर्यादित भाषा का उपयोग, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, झूठे गारंटी देने का काम, सभी झूठे 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 एक 5 झूठ जोड़ करके कांग्रेस चुनाव लड़ती है। और भाजपा के सत्य क्या किया है और क्या करेंगे उसको लेकर के हम चुनाव लड़ते हैं। विकास के एजेंडा को लेकर के चलते हैं। इन दोनों में अंतर है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को लगातार चुनाव जिता रही है और कांग्रेस को लगातार चुनाव हरा रही है। शुक्रिया अरुण जी। इसलिए आपने जो
150 का आंकड़ा दिया है उसको लॉक किया जाए फिर, क्योंकि उस बाइट को हम उस दिन रखने वाले हैं संजोकर जब रिजल्ट आएंगे। नहीं, हमने आंकड़ा दिया, इसको बीएस येदियुरप्पा जी ने आंकड़ा दिया, सभी नेताओं ने आंकड़ा नहीं, इस संकल्प को लेकर के आगे काम कर रहे हैं कि कर्नाटक में इस बार इतिहास रचने वाला है और बीजेपी 150 सीटें इस बार जीतेगी, इसके लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सिंह जी हमसे इस बेहद ही खास बातचीत के लिए। थैंक यू। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। Watching our DD Dialogue Assembly Election Special that we bring to you from Battlefield, Karnataka. Remember, this is the last leg of high-octane electioneering where BJP and Congress in particular are going all out, guns blazing on each other. Well, this particular session is going to be more about Congress's ambition, rather confidence. Many political pundits may call it overconfidence, of making a comeback and dislodge a much spirited ruling dispensation of the BJP. Well, riding high on the popularity or the tall stature of somebody like Siddaramaiah, 14 times Chief Minister, or another Chief Ministerial aspirant D.K. Shivakumar, or for that matter the other names that could come in the fray, the news of infighting, Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra, will all that actually convert into votes or absolute majority for the Congress party? This is exactly what we are going to talk about in this particular session on DD Dialogue from Mysuru, with somebody who is a name to reckon with when it comes to the top two-tier leadership of the Congress party in the southern state of Karnataka. I'm talking about none other than Tanveer Seth. Thank you very much. Thank you very much. Ex-minister and senior Congress leader. He has been into the electioneering fray, rather in the whole business of elections 6 times, right? This is the 6th time I am facing Time you are testing your political mettle. Who is your chief ministerial candidate? See, as a party, Congress has made it quite comfortable in the state of Karnataka because of the rule of BJP. We have never seen anything concrete happening. It was just caste, religion, and it was just infighting, trying You're not playing on caste? No, see, every politician has his own equations when it comes to caste and creed. See, definitely, as a candidate, it may not be the party alone. Indian National Congress has always worked with a secular fabric. When it comes to the candidates, definitely the caste definitely plays a role. But as a party, we have always seen that every citizen has to get their own dues here. At the same time, when it comes to the chief minister, it is a democratic setup. The party has to come with the number game. Then the legislators will choose their leader. Yes, Politically correct the statement. strong contenders are Shri Siddaramaiah and our party president D.K. Shivakumar. It may not be surprising to see Is it. everything okay between them? Everything is over. In the Okay. Kolar rally, you had D.K. Shivakumar, Siddaramaiah ji and Congress ka haath. So, matlab they both are your chief ministerial aspirants. Will See, it not confuse them? Definitely,
there is no confusion. The people of Karnataka have decided by and large to dislodge the BJP and bring Congress back to power. And when Congress comes, we will definitely give you a best chief minister. It is their experience, it is their intention to do something good concrete. As the party has already announced the guarantees, these guarantees are our responsibility and we will have to deliver. You think the guarantees, the 24 or 224 guarantees that you have promised is going to add to the anti-incumbency of the BJP? They are attacking you on those guarantees. See, I have been watching some sections of the media where the Prime Minister himself has said that the guarantees of the party would never come into reality. But I would tell, 2013 to 18, all the promises made by the Congress have been fulfilled. See, it is not that it is something which we try to, the free berries which all political parties try to give to the people to seek votes. It is not such. The burning issues of price rise, the burning issues of unemployment, these things have been, it is a tailor-stitched program which we want to support every citizen of the state. See, when it comes so to these elections, Mr. Seth, are being fought on burning issues and not on personalities? See, then why is Rahul Gandhi here? No, every constituency has a different temperament of electioning. At places, it is a national issue. At some places, it are the state issues. And in some particular constituencies, it is a local issue which the elections are fought with. And it also goes with the type of candidates and type of issues which the constituency has. But by and large, Congress is in a very comfortable position this time. Yes, I do agree. The last 3-4 months, what we have seen, the surveys and whatever has been openly discussed, Congress is ahead, BJP is behind, and now there have been the number also is again fluctuating. So rather it is not we who are confusing the people of the state. I straight away have to say the media is rather confusing the people of the state. The people are sure whom to vote and what they need to do. So such being a case, I can only say that in the last... So you're not believing in the surveys, you're completely No. disqualifying it's not the that. surveys. See, Whether you're getting the edge or not. No, a sample survey of 1,000 or 2,000 people will not create the mass contribution. But here I would rather say, last 3 years, we have seen the pandemic corona, we have gone through that, the failures of the government, the sufferings of the people, the helping hand which... But is corona really an issue now? I mean, No, I'll tell you. See, when the entire country was, the grip of the pandemic had taken control over the situation, so that was the time, the suffering of the people, where the government had to support the daily wages, they had to go back to their natives, and such being a case, so the type of support the party cadre has done. Let's one. not do Second, politics on pandemic. Second, both at the center as well as the state, the type of governance the people of the country expected the government to do, rather they started creating confusion among the people, talking on caste, talking of region. Are you not talking of caste? Is caste calculus not important for Congress? No. Then why is Siddaramaiah... We speak on humanitarian considerations and we put forth what is necessary to the people. What was the need to, this is just a question, not really need, but what really explains the way Siddaramaiah ji is praising the once adversary
Jagdish Shettar ji, and the whole switch from the BJP to the Congress camp. If, when he says that he's the tallest Lingayat leader, and etc., please let's have some understanding on this. How important, whether Lingayat or Vogaliga or any other caste, how important are these caste aspirations for the Congress party or for Rahul? See, the politically being ambitious, I don't say it's wrong. But the same people who once criticized Siddaramaiah for being anti-major communities, such as the Vakaliga and the Lingayat, today they talk about the same Siddaramaiah for having praising Jagdish Shettar. Jagdish Shettar, under what circumstances and why is not the question here. But today he is in our party and he is a candidate from our party. So, talking about our colleagues and we are praising them, I don't think it should be taken Who were your as... opponents once, it's fine. See, everything is possible and everything is fair in love and war. JDS has serious issues with Siddaramaiah, but JDS has no issues with the Congress party as a whole. JDS has no issues at all with DK Shivakumar. Can you explain this? Can Congress look at JDS as their B party? See, I don't consider anyone to be strong, I don't consider anyone to be weak. It is the mandate of the people which we have to accept on the 13th of May. So I don't say that my opponent is weak, my opponent is strong. See, JDS is your opponent? Yes. I have You got to 17, run. I have 17 candidates in the fray, including me. So I'll have to fight with 16. So 13th we'll have to see what the results come. So for Congress, JDS is not Team B. See, we don't consider anyone to be Team A or Team B. When it comes to issues, we are rather very specific in what we say. See, we have seen coalition at the local administrative issues, whereas civic issues are there. There have been coalition at the state level. There have been coalitions in the central government. So, these things doesn't matter. Every party has their own ideologies. So, two ideologies But then how could you take Shettar in your camp when he comes from a Jansangh ideology? See, these are certain questions which I become too small to answer these questions. But as a party man and having full faith in the party, what all we have been seeing, there need to be a lot of election reforms, there need to be more stringent actions on defections. So we talk about conversions and we talk about other things. When it comes to defection to other political parties, we take it lightly. And who comes to us, we'll have to invite them. Once they are in, they become part of our integral part of our party. So, what circumstances they have come and on what grounds they have accepted the ideology of the Congress has to be seen. So, whoever is away from us, we cannot say that they are at fault, and we just cannot say that whoever is within us are all straight. There is So- also this parallel narrative, Tanveerji, that Yediyurappa's absence as a chief projection of Yediyurappa as the chief ministerial candidate for the BJP is going to be advantage for the Congress party, simply because there is no one as tall as Siddaramaiah on the other side. It's not that there is no vacuum in politics. Anybody can rise to any level. So such being the case, here Yediyurappa or XYZ doesn't matter for us. We see BJP as our opponent. There is no circumstances under which in the past we don't have any track record, and nor in the future we are going to join hands with BJP for any sort of understanding. That is And always any sort there. of understanding or undercurrent of understanding or bare minimum understanding with the JDS? See, JDS, we have had ties in the past That also. is why I am asking. In future, we don't know what is going to be there. Keeping your And at the options same time, I become too small a person to take a decision. I am not in the decision making panel. But
Sir, I you're would not a say- small person, sir. You're an ex-minister. No. This Let is me, the let sixth me. election No, you're because fighting. I'll tell you. You Because don't underplay your all stature said within and the all party. said and done, the tag of a minority brings me down. It doesn't elevate me to my position. Why do you say that? See, what is going on in this country, being targeted time and again, issues related to minorities are discussed and they have been thrown out of proportions. These things have always been there. Elected representatives being bought and sold, it is the biggest crime. So what about the money bags, the so-called money bags tag that is most often associated with somebody as tall as D.K. Shivakumar in Congress party? See, these things, blaming someone or alleging is not this thing. But today, But is it not yes, an open secret what D.K. Shivkumar does? I mean, reportedly for Congress, or what he has done? Khareed Farokh of MLAs or resort politics. तो वो जो narrative बना है. See, all that you see cannot be the truth, and what you know cannot be the full version of what it is. So, such being a case, So here D.K. Shivkumar is not 17. money bags for Congress. No, listen. 17 MLAs who ditched their parties and joined BJP. And what was their motive? So these things need to be known to the younger generation, the first time voters, what happens if you choose a wrong candidate. So these things have to be educated. Yes, politics, it's a game of number game. It's a number game. So when it comes to the number, we talk about power, we talk about मैं तभी everything. आपसे नंबर गेम के चलते ये सवाल बार बार पूछ रही हूँ और आप मेरे सवाल को बार बार डिफ्लेक्ट कर रहे हैं लाइक अ वेरी सीजन पॉलिटिशियन कि कल को अगर आपको कुछ हाथों की और कुछ साथ की और कुछ नंबर्स की जरूरत पड़ेगी तो आप कहाँ देखेंगे? देखेंगे the तो head of कहाँ की the ओर देखेंगे? नहीं, नहीं, सर, देखिए इनको- ये आपको वोट आप दिस इज योर सिक्स्थ इलेक्शन ये वोट करेंगे तो इनके जहन में इतनी क्लैरिटी तो होनी चाहिए. See, I can speak for myself. One thing I can assure that I am not a saleable commodity. Nothing will bring in any sort of thing that I will defect from my political party. I'll stay where I am. Power doesn't matter to me. But yes, my intentions to do something good, I'll stand by it, and I've always proved. Election के 10-15 दिन जो होते हैं, 15 days of politics is only politics. Later on, even those who have opposed me join me and we work. राहुल गांधी जी से ये सवाल पूछा गया था तनवीर साहब, उन्होंने कहा कि द टॉप लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस इज फाइटिंग जॉइंटली इन अ वे स्नबिंग ऑल द Yes, yes. assumptions or rumors or नहीं, ऐसी बात नहीं है. See, this election for Karnataka 2023 is a collective responsibility of all leaders. We have not projected a single leader to head this election. So it is a collective leadership. राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पे कई स्टेटमेंट्स आई, अटैक्स आए, काफी कुछ आया. जी. Up faggot of the campaigning, what do you think? What is the kind of impact expected by the Congress party by the mammoth campaign / drive carried out by Rahul Gandhi? Bharat Jodo Yatra. See, Bharat Jodo, the concept of Bharat Jodo is very clear. The country which has to be united. हमारी पहचान हमारा देश है. हमारे देश के टुकड़े बनाने की जो साजिश चल रही है on the basis of caste, creed, region and other issues, इसमें भारत जोड़ो 3,170 किलोमीटर्स जो राहुल गांधी ने किया है, I salute him. The strong willpower which took him all through. Has it actually consolidated your cadres, and do you think? Definitely, confident are definitely. you? It is not will only be the- converted into votes. No, it is not only the cadre of the party, it is not only the members of the party, even it has influenced others to come towards us. And it's a welcome move. आपत्तिजनक statements, Mallikarjun Kharge जैसे Congress tallest leaders, it's not acceptable.
नहीं, Why see, do you have what is acceptable or what is not do you first acceptable of all is one subscribe? thing. Do you first of all subscribe to that kind of a mudslinging? नहीं, see, No, but why hasn't party pulled him? मेरा I would rather stay away from all controversies. Circumstances जो हमारे सामने आते हैं and तो आप उसमें कुछ भी बोलेंगे? नहीं, देखिए, शब्दों का जो प्रयोग? कहना है अपने आप पे है ना, समर्थन क्या है, वी नीड टू कीप आवरसेल्फ कॉन्शियस इनफ टू यूज द वर्ड्स विच आर एक्सेप्टेबल. इसका डैमेज हुआ है क्या? इसका कांग्रेस को नहीं, खामियाजा? डैमेज जहां तक हुआ है उसको डैमेज कंट्रोल करने का भी काम करना है. Finally, we have to wrap it up. So finally, what is the bottom line? The crux of our discussion is that for Congress, at least for Tanveer Seth, these elections are not fought on personalities for the Congress party. Definitely, These are on definitely. issues. I have never fought elections on personal So for you, it agendas. is not about DK Siddaramaiah, the tall leaders, CM. See, contenders it is on ideologies, and if the party wins, it is definitely on that structure of the constitution that we will have to deliver the promises what we have made. थोड़ा सा मैं आइडियोलॉजी के पॉइंट पे आपसे रिफर करूंगी बिकॉज जगदीश शेट्टर कम्स फ्रॉम नहीं, मैं पार्टी की बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल की नहीं बोल रहा हूँ मैं. मैं इंडिविजुअल का कभी बात नहीं करता. द पार्टी हैज आइडियोलॉजी एंड इस आइडियोलॉजी में जो भी जीत के आ रहा है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि द प्रोमिसेस व्हाट वी हैव मेड हैव टू बी डिलीवर्ड, एंड टू डिलीवर व्हाट वी हैव प्रॉमिस्ड इट इज their experience and And ability. you are open to post-poll alliance with the JDS? No, there is no post-poll alliance Okay. or pre-poll alliance. There is no alliance At all? at all. So, We will wait for the verdict of the people of the state, and we are for sure that we are going to come. This particular soundbite will be used by us Definitely. on 13th of May. So give me a number. मैं पूरे होशो आवाज में ये कह रहा हूं कि हमारा ना किसी से प्री-पोल अलायंस था ना पोस्ट-पोल अलायंस की हम बात कर रहे How हैं. many seats? See, we will definitely cross the magic number, Which is? 113. Okay. We will form the government, वो and 150 की बात कर रहे हैं आप. I promise the people of the state that we will definitely strive hard to deliver what we have promised. कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं होगा, कोई प्री पोल अलायंस नहीं होगा. मैजिक नंबर 113 को आराम से कंफर्टेबली वहां तक कांग्रेस पार्टी पहुंचेगी, पहुंच जाएगी. ये मेरा दावा नहीं है, ये तनवीर सेठ का दावा है. जी. कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस या ये मानना है कि वो बीजेपी को डिसलॉज करेंगे. कुछ ही दिन बाकी है, देखा जाएगा 13 मई को जब वोटर्स मैं जो आज जो कह रहा हूं, मैं आज जो कह रहा हूं, 13th of May we'll definitely meet and we'll come to you for the reaction, Yes, sir. definitely. Meanwhile, thank you very much. You've made promises on the national channel. You've made promises on the national channel. You're answerable to them. Thank you very much, Tanveer Seth, for Thank talking you very to us much. on Doordarshan. Thank you. Thank you.